हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट उठाया था वो आपका है सर्वेइंग का। और सर्वेइंग के हम 2 वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपका जो सर्वेइंग का पेपर दिख रहा है, पहले उसमें दिख रहा है कि 4 अप्रैल शिफ्ट नंबर 1, जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी 4 अप्रैल की, उसके जो कुछ क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें क्या कि एक आपको डायग्राम दिया गया है कि गिवन फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेन सर्वेइंग। चेन सर्वे में जो हम यूज करते हैं तो ये किस टाइप का फिगर है इन 4 ऑप्शंस में से? क्लोज्ड क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ। तो सामने दिख रहा है ये स्लिट्स वगैरह जो यूज होती हैं, इसको हम बोलते हैं ऐसा स्लिट्स या हॉल। और ये कौन सा स्टाफ है आपका? ओपन क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है आपका ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में। कैसा होता है गाइस? थोड़ा सा सिलेंड्रिकल ऑक्टागोनल शेप में। जैसे अगर आप इसका शेप बनाएं, तो ये कुछ आपको ऑक्टागोनल शेप में दिखेगा। तो यहाँ पर इसमें स्लिट्स लगी रहती हैं। किसमें? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में। जैसे सिलेंड्रिकल होता है और सिलेंड्रिकल किस शेप में? ऑक्टागोनल शेप में, तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। और एडजस्टेबल भी सेम आपका ऐसा सिलेंड्रिकल शेप ही होता है, बस उसकी थोड़ी सी साइज जो होती है, थोड़ी सी साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और क्लोज्ड क्रॉस स्टाफ आप इन्हीं को बोल सकते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड बॉडी में होते हैं। तो एज फिक्स्ड आपका क्लोज्ड क्रॉस स्टाफ कुछ नहीं होता है। एडजस्टेबल होता है, मतलब उसकी जो स्लिट्स हैं उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते होगा, जैसे उनके एंगल वगैरह थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं तो वो हम सही कर सकते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ऐसा सिलेंड्रिकल बॉडी जो ऑक्टागोनल में होता है, इससे क्या हम कर सकते हैं? इस स्टाफ से, क्रॉस स्टाफ से हम 90 डिग्री सिर्फ मेजर कर सकते हैं। ऑफसेट लेना हो तो सिर्फ कौन से 90 डिग्री हम मेजर कर सकते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से हम क्या कर सकते हैं? 45 डिग्री के एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपको 90 डिग्री के साथ में कुछ इंक्लाइंड या ऑब्लिक ऑफसेट लेना हो तो हम फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का उपयोग करते हैं। बट जो डायग्राम दिया गया है वो किसका है? आपका ओपन क्रॉस स्टाफ का। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था गाइस आपसे, वो क्या पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ एरर्स अकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली एंड गो अक्यूमुलेटिंग इन चेनिंग। वो कौन सी टाइप की एरर हैं जो एक ही डायरेक्शंस में चलती हैं? जनरली वो सर्वे डायरेक्शन ऑफ सर्वे में आपकी होती हैं और जनरली वो बढ़ते जाती हैं। मतलब जैसे जैसे आप आगे सर्वे करेंगे तो 1 mm की गलती पहली चेन लेंथ में की, दूसरी चेन लेंथ में फिर 1 mm की, 1 mm की गलती पहली चेन लेंथ में, दूसरी में आपने फिर 1 mm की, कितनी 2 mm की गलती हो गई थी। ये क्या होती जाती है? अक्यूमुलेट होती जाती है, मतलब जुड़ते हुए जाती हैं, बढ़ती हुई जाती हैं। इसी टाइप की एरर्स को आप क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछा गया है। कम्युलेटिव एरर्स, कंपेंसेटिंग एरर्स या फिर पर्सनल एरर्स या फिर नेचुरल एरर्स। तो इसको हम बोलते हैं, अक्यूमुलेट हो रही है ना, तो इसी को हम बोलते हैं कम्युलेटिव एरर्स। इन्हीं को गाइस हम क्या बोलते हैं? ऐसा कम्युलेटिव एरर्स। तो ये ध्यान रखिए। नेचुरल एरर्स मतलब नेचुरल क्लॉजेज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एकदम डिक्रीज हो रहा है, उसके कारण जो डिस्टर्बेंस आएगा तो नेचुरल एरर्स। बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो डिस्टर्बेंस आएगा नेचुरल एरर्स कहलाएगी। हवाएं चल रही हैं। पर्सनल एरर मतलब आपके खुद के कारण आपसे इंस्ट्रूमेंट हिल गया या फिर आपको पढ़ते नहीं आ रही है रीडिंग, तो पर्सनल एरर हो जाएगी। कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब जो आपकी एरर या जो रिजल्ट है उसको थोड़ा सा कंपेंसेट कर पा दो या घटा दो उसको, तो कंपेंसेटिंग एरर। द ऑपरेशंस मेजरिंग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ टेप इज कॉल्ड एज। वो कौन सा सर्वे कहलाएगा या ऑपरेशंस कहलाएगा जो आप टेप से करते हैं? मतलब टेप से जो मेजरमेंट करके आए हो तो उस टाइप के सर्वे को क्या बोलेंगे आप? तो ये बता दीजिए। तो उसको हम इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलेंगे, क्या डायरेक्ट रेंजिंग बोलेंगे? तो रेंजिंग का मतलब होता है लाइनिंग करना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाना। तो टेप से कोई आपने स्ट्रेट लाइन तो बनाई नहीं है। रेंजिंग या स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तो हम रेंजिंग रोड का उपयोग करते हैं। अगर डायरेक्टली दोनों पॉइंट आपको विजिबल हो तो वो डायरेक्ट रेंजिंग कहलाता है। और पहाड़ी वगैरह क्षेत्र में करना हो तो दोनों एंड पॉइंट आपको अगर विजिबल नहीं हो तो वहां पर हम इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग फॉलो करते हैं। तो ये दोनों तो है नहीं आपका। चेनिंग और ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में जो सर्वे कर रहे हैं और उसके लेटरली देखना, मतलब आप जैसे रोड पर जा रहे हो अपने शोल्डर की तरफ देखना, रोड पर जा रहे हो पेड़ पौधों को देखते हुए जा रहे हो, तो पेड़ पौधे क्या है? आपके ऑफसेट में, रोड के ऑफसेट है। जैसा भी कुछ मेजरमेंट नहीं है। तो जनरली जो टेप से मेजरमेंट करते हैं वो कौन सा होता है या चेन से करते हैं? वो लीनियर मेजरमेंट कहलाता है। और उसी लीनियर मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? चेनिंग करना। चेनिंग मतलब मापना। तो क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा कौन सा? चेनिंग। तो टेप से जो होता है वो चेनिंग कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट।
तो ये कहलाएगा हमारा चेनिंग। नेक्स्ट हमसे है हाउ करेक्शन फॉर सेग इज गिवन बाय। सेग करेक्शंस कौन सा देगा इन चारों ऑप्शन में से? तो अगर हम बात करें सी ए इज इक्वल टू एल इंटू सी अपॉन एल, तो ये होता है आपका चेन स्टैंडर्डाइजेशन या फिर टेप स्टैंडर्डाइजेशन का करेक्शन। करेक्शन फॉर टेप और चेन, क्लियर है? ये किसके लिए है? स्टैंड मतलब आपने जो टेप बनाई है वो टेप अगर आपसे थोड़ी सी गलत बन गई है तो उसके कारण। तो ये मेजर्ड लेंथ है आपका एल, सी है आपका करेक्ट लेंथ मतलब ट्रू लेंथ आपकी कौन सी चेन की और उस टेप की, और एल आपका इनकरेक्ट लेंथ था। बात करें अगर हम सिटी की, तो सिटी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? तो गाइस सिटी रिप्रेजेंट करता है आपको टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आ रहे, कौन सा टेम्परेचर? जिस टाइम पर आपने टेप बनाई थी, जैसे रूम टेम्परेचर पर या 25 डिग्री पर बनाई थी, अब टेप जिस टाइम पर आप मापने जा रहे हैं उस टाइम पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो आपने 20 पर बनाया था 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो कितना 30 डिग्री आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, तो उसके कारण जो वेरिएशन आएगा। तो मेजरमेंट के टाइम पर टेम्परेचर, और टी नॉट मतलब आपको क्या बता रहा है? जब आपने टेप बनाया होगा स्टैंडर्ड, उस टाइम पर आपने क्या टेम्परेचर रखा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं उसको। तो उससे कम भी हो सकता है, जैसे विंटर सीजन हुआ तो मान लीजिए कि -5 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, तो ये आपका कम हो जाएगा। तो मेजर टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर इनटू टोटल लेंथ, वही आपका थर्मल एक्सपांशन जो हम पढ़ते हैं इसमें 100 में आपका, तो ये कितना हो जाएगा? टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन। नेक्स्ट अगर हम गाइस देखें टर्म्स, तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा? h² अपॉन 2l, तो ये होता है आपका स्लोप करेक्शंस के लिए। किसके लिए होता है गाइस? स्लोप करेक्शंस के लिए। डिफरेंस बिटवीन टू लेवल दैट्स योर h, और l आपका क्या है कि उन स्लोपिंग ग्राउंड की हाइट कितना है, मतलब ये हाइट आपका a है, ये जैसे b है, और आपको बताना था p, तो AP बताना था, आप AB बता रहे हैं, और ये डिफरेंस है h है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका h² अपॉन 2l। बात करें अगर हम W² अपॉन L³ अपॉन 24 टाइम्स ऑफ P², ये टर्म से रिप्रेजेंट करती हैं गाइस मुझे सेग करेक्शन। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? इस एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन कवर अप हो गए। क्लियर? ये ध्यान रखें, एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आंसर कौन सा होगा? सेग करेक्शन इज गिवन बाय C इज इक्वल टू W² L³ अपॉन 24 टाइम्स ऑफ P²। नेक्स्ट टर्म से आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या पूछा गया है कि द परपेंडिकुलर और द ऑब्लिक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज। ये भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जो सर्वे लाइन है उस सर्वे लाइन के ऑब्लिक देखो या परपेंडिकुलर देखो। आप देख रहे हो ना, जैसे रोड पर जा रहे हो, आप इस साइड देख रहे हो या इस साइड देख रहे हो, मतलब पेड़ पौधों की तरफ देख रहे हो, लाइट के खंभे देख रहे हो, आप जो इलेक्ट्रिसिटी पोल हैं उनको आप देखते हो जा रहे हो, पास में कोई स्कूल है, कोई बिल्डिंग है, उनको देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो आप? लेटरली देख रहे हो। तो लेटरल मतलब डायरेक्शन ऑफ सर्वे के लेटरल मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? आपका ऑफसेट कहलाता है। अगर आप किसी 90 डिग्री पर देख रहे हो तो आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाता है, और 90 डिग्री को छोड़कर कोई से भी आप एंगल देखें तो आपका इंक्लाइंड या ऑब्लिक ऑफसेट कहलाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर या ऑब्लिक मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम? जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट लेना। तो ये क्लियर है गाइस? टाई लाइन, बेस लाइन और चेक लाइन क्या होती हैं? तो चेक बेस लाइन तो आपका क्या होता है? जिसके ऊपर पूरा सर्वे वर्क आपका डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं एज अ बेस लाइन है। जैसे ये आपका बाउंड्रीज है, तो बाउंड्री आपने फिक्स कर दिया होगा, तो ये मेन सर्वे लाइन हो गया। अब इस मेन सर्वे लाइन पर आपका पूरा सर्वे वर्क डिपेंड करता है। तो जैसे आपने ये बना दिया इसका बेस पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी बेस लाइन, मतलब जिसके ऊपर लगभग वो क्या करती है? पूरे एरिया को आधे में डिवाइड कर देती है, पूरे सर्वे एरिया को आधे में डिवाइड करती हैं, और इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है आपकी सर्वे की एक्यूरेसी। तो बेस लाइन आपकी क्या होती है? मेन सर्वे लाइन, और जनरली ये सबसे बड़ी लाइन होती है। पूरे सर्वे एरिया में सबसे बड़ी लाइन बेस लाइन होती है। टाई लाइन और चेक लाइन क्या होती हैं? तो जो टाई लाइन की बात करें गाइस, तो टाई लाइन क्या होती है? जैसे ये पॉइंट लेना है आपको, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं, स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनके मेजरमेंट करना है। अब ये बेस लाइन से थोड़े से दूर पड़ रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया है कि यहाँ से बीच में से कोई एक लाइन निकाल दी, तो ये आपने अब क्या कर देंगे? यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएगी? मेरी टाई लाइन, ये छोटी सी। और यहाँ पर जो स्टेशन होंगे वो टाई स्टेशन कहलाएंगे। क्लियर है? तो टाई स्टेशन। चेक लाइन मतलब क्या है कि अगर हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने में जो आपने क्या किया है, इसका चेकआउट करना है कि आपने सही किया है नहीं किया। जैसे कि अब वापस आप ये शीट बनाकर आ गए हो अपने घर पर, और यहाँ पर आप बता रहे हो, स्केल लिखी होगी, और आप बता रहे हो कि इस पॉइंट से, किस पॉइंट से? कि इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर जाना है, और आपको ये पॉइंट कौन सा? यह पॉइंट आपको मिल रहा है
एज अ वाई, मान लो ये वाई पॉइंट आपको मिल रहा है। तो 5 सेंटीमीटर स्केल लिखी होगी। ग्राउंड पर जाएंगे तो ग्राउंड पर आपने जैसे यहां पर लिख रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिख रखा है आपने कि 1 मीटर है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। तो इस बेस लाइन से 5 मीटर पर जाएं तो आपको ये वाई पॉइंट वहां पर दिखना चाहिए। अगर ये सही है तो ये लाइन क्या बन जाएगी आपकी चेक लाइन। तो यही टाई लाइन आपका चेक लाइन का भी काम कर सकती है कि अगर आप जैसे टाई लाइन को माप लें उससे 5 मीटर या 10 मीटर 10 सेंटीमीटर जितना भी आ रहा है तो उससे आपका ये पेड़ है और इस पेड़ से ये डिस्टेंस देख लिया आपने कि ये 2 सेंटीमीटर आगे यहाँ पर एक बिल्डिंग है, तो ये आपको वहाँ पर दिखना चाहिए। अगर ये सही है मतलब आपका करेक्शन है। और ये आपको क्या बताएगा गाइज कि आपकी चेक लाइन, तो वही टाई लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चेक लाइन में, अगर मैं करेक्शंस करता हूं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच सर्वे इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड्स। किसी फील्ड की या एरियाज की आपको बाउंड्री फिक्स करना है। आपने प्लॉट खरीदा है, उस प्लॉट की आपको क्या करना है कि ये मेरा हिस्सा इतना है। अब आपने पैसे दिए हैं तो बाउंड्री आपको फिक्स करना पड़ेगी ना गाइस, क्लियर है। और ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इनको टेलीग्राम नेविगेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को नेविगेट इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर आपको इसकी ये फाइल एज अ पीडीएफ में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप यूज़ कर पाएंगे। और अगर ये चैनल्स में आपको जो वीडियोज़ आ रहे हैं ये आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप चैनल्स को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, ताकि आपको जो नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए आप, क्यों, आपके साथ साथ में उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। आपकी ज्वाइनिंग हो वैसे ही उसकी भी ज्वाइनिंग हो जाए, हो सकता है कि दोनों की एक ही ज़िले में हो जाए तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आप उसमें वहाँ पर भी कनेक्शंस में रहेंगे। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो लाइक तो कर ही सकते हैं हम, क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच सर्वे इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स। फील्ड की बाउंड्री फिक्स करने के लिए कौन सा सर्वे यूज करेंगे। तो अगर किसी जैसे स्टेट की ही हो कि मध्य प्रदेश इतना हिस्सा कहलाएगा, तो कहाँ से, तो मध्य प्रदेश की बाउंड्री फिक्स करना किससे, कि इससे आगे छत्तीसगढ़ है, इससे आगे महाराष्ट्र है, इससे आगे राजस्थान है, इससे आगे गुजरात है, इससे आगे उत्तर प्रदेश है। तो ये बाउंड्रीज फिक्स करना, तो कौन सा सर्वे करेंगे हम, तो गाइज हम करते हैं यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन सा कर रहे हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे से जो मैप बनेगा उसको कौन सा बोलेंगे हम, कैडेस्ट्रल मैप। वैसे ही अगर आप टोपोग्राफिकल फीचर्स बताएं, टोपोग्राफिकल फीचर्स मतलब ऊंच नीच या फिर जो अंडुलेटिंग पोजीशंस हैं कि कहाँ पर आपके गड्ढे आ रहे हैं, कहाँ पर हाई लेवल आ रहा है, कहाँ पर चढ़ाई आ रही है, कहाँ पर वैली रीजन आ रहा है, तो ये पोजीशंस अगर आप सर्वे में बताएं तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, टोपोग्राफिक सर्वे। कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर खाई हैं, कहाँ पर तालाब हैं, ये पोजीशंस बताना टोपोग्राफिकल सर्वे। सिटी सर्वे मतलब पर्टिकुलर किसी सिटी के फीचर्स बताना कि किसी सिटी में रोड कहाँ पर है, हॉस्पिटल्स कहाँ पर हैं, स्कूल कहाँ पर हैं, बिल्डिंग्स कहाँ पर है, रेसिडेंशियल एरिया कहाँ पर हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ पर हैं, ये लोकेलिटीज़, लाइब्रेरीज कहाँ पर हैं, कॉलेजेस कहाँ पर हैं, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर हैं, ये पोजीशंस बताना क्या कहलाता है, सिटी सर्वे। सिटी की पोजीशंस बताना, क्लियर है। और इंजीनियरिंग सर्वे में इंजीनियरिंग फीचर्स बताना। इंजीनियरिंग फीचर्स मतलब इसी इंजीनियरिंग सर्वे में आप प्रिलिमिनरी सर्वे, रिकॉग्निजेंस सर्वे और लोकेशन सर्वे करते हैं, क्लियर है गाइस। तो इंजीनियरिंग सर्वे में जैसे ब्रिजेस बताना है कि ब्रिज कहाँ पर आ रहा है, ब्रिज की लेंथ कितनी आएगी, कर्व्स कहाँ पर आ रहे हैं, कर्व्स में कौन से टाइप का कर्व्स आ रहे हैं, वर्टिकल कर्व आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कर्व आ रहे हैं, सिग्नल्स कहाँ पर आ रहे हैं, रोड की विड्थ क्या आ रही है, कौन कौन से लेंथ के रोड आ रहे हैं, तो ये हम करते हैं किसमें, इंजीनियरिंग सर्वे में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था गाइस की बाउंड्रीज, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहें कि टोपोग्राफी फीचर्स मतलब यहाँ पर करना है आपको, आज जैसे शो द अंडुलेशन ऑफ रीजन उस क्षेत्र का, क्लियर है। और गाइस अगर हम बात करें कि जो आपका कैडेस्ट्रल सर्वे है, यहाँ पर हम स्टेट बाउंड्रीज फिक्स करना, स्टेट्स बाउंड्रीज फिक्स्ड। बात करें गाइस हम अगर सिटी सर्वे की, तो सिटी के फीचर्स बताना, टू शो सिटी फीचर्स, सिटी के फीचर्स शो करना, क्लियर है। लाइक दैट कौन कौन से सिटी के फीचर्स, गलियां कहाँ पर हैं, रोड्स कहाँ पर हैं, स्ट्रीट्स,
schools, temples, एटसेट्रा। ये शो करना, ये क्या कहलाएगा गाइस, हमारा सिटी सर्वे। बात करें अगर हम इंजीनियरिंग सर्वे की, इसी के अंदर आपके 3 सर्वे आ जाते हैं। कौन सा? रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, एक आ जाता है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे, और एक आ जाता है हमारा लोकेशन सर्वे। क्लियर है? और इसमें आपको जैसे क्या बताना है, सिटी के अंदर फीचर्स बताना है आपके इंजीनियरिंग सर्वे में। क्या फीचर्स? जैसे आपको ब्रिजेस के फीचर्स, रोड्स, रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन क्या जा रही है उसकी बता रहे हैं, रेलवे लाइंस की विड्थ बता रहे हैं तो वो आपके इसमें आ जाएगा। रेलवे ट्रैक बता रहे हो, कुछ फीचर्स बता रहे हैं तो आपका सिटी सर्वे में आ जाएगा, एटसेट्रा। तो ये भी क्लियर है गाइस हमको। नेक्स्ट टर्म्स पर जाए अगर हम, तो फिर पूछा था क्वेश्चन आपसे क्या कि व्हाट आर यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशंस। ये अभी आपका 4 अप्रैल का ही चल रहा है पेपर आपका 2016। व्हाट आर द यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशंस। स्टेशंस की पोजीशंस मार्क करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग? पेक्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं गाइस? हम पेक्स का। और पेक कैसा दिखता है आपको? ऐसा एज ए स्क्वायर बॉडी होती हैं और एज अ डस्टर जैसा या मार्कर जैसा, इतनी हाइट होती है लगभग इसकी। इस टाइप का फीचर्स रहता है। इसकी जो हाइट की बात करें गाइस, तो हाइट कितनी होगी आपका? 15 से 20 सेंटीमीटर। बात करें रेंजिंग रोड्स की, तो रेंजिंग मतलब स्ट्रेटनेस लाने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रेटनेस। और अगर गाइस हम बात करें किसकी? ऑफसेट स्टाफ की और क्रॉस स्टाफ की। ऑफसेट स्टाफ मतलब ऑफसेट लेने के लिए यूज कर रहे हैं, और क्रॉस स्टाफ मतलब आप वो इसी के लिए यूज कर रहे हैं। क्रॉस स्टाफ किसके लिए यूज कर रहे हैं? परपेंडिकुलर स्टाफ के लिए या परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए। तो एक तरह से इसी का नाम है परपेंडिकुलर रीडिंग्स के लिए। परपेंडिकुलर ऑफसेट टू टेक परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो ये भी क्लियर है हमको। नेक्स्ट अगर हम टर्म्स बजाएं तो आपका आता है अब 3 अप्रैल 2016 का सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो 3 अप्रैल में कौन कौन से पूछे गए थे? तो देखिए आप कि टू ऑब्टेन अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कर्वेचर फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग एट द टेंजेंट टू अ समथिंग एट द सर्कुलर कर्व। क्या रहेगा आपका? अगर टू ऑब्टेन द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कर्वेचर फ्रॉम अ वैल्यू, ये देखिए आप, ये रहा कर्व, ये कौन सा? सर्कुलर कर्व। ये यहां से जैसे आपने टेंजेंट स्टार्ट किया तो ये रहेगी टेंजेंट, ऐसे आती है टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या लिखा है? टू ऑब्टेन द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कर्वेचर। ग्रेजुअल देखिए यहां पर कर्वेचर यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर जाकर ये मैक्सिमम हो रहा है। तो टू ऑब्टेन द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कर्वेचर फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ, यहां पर क्या है आपका? टेंजेंट पर क्या है? कर्वेचर की आपकी, कर्वेचर और टेंजेंट के बीच में कोई गैप है क्या? नहीं है ना, 0। एट सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व पर यहां पर और टेंजेंट के बीच में गैप क्या हो गई है आपकी? मैक्सिमम। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। इसको बोलते हैं आप टेंजेंट लेंथ। इसको क्या बोलते हैं गाइस हम? टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ। और ये है आपका सर्कुलर कर्व। तो ये क्लियर हो चुका है हमको। तो आंसर क्या होगा आप खुद ही बता दोगे अब तो यहां पर कि टेंजेंट लेंथ आपका क्या है? 0 से मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम जाएं, इन कंडक्टिंग द डिटेल्ड सर्वे फॉर अ स्ट्रिप कवरिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द चूजन सेंटर लाइन, what should be the width in case of straight stretches and in case of sharp curves? गाइस वो क्या बोल रहा है कि इन कंडक्टिंग द डिटेल सर्वे, एक डिटेल सर्वे कब करेंगे? फॉर अ स्ट्रिप कवरिंग ऑन आइदर साइड ऑफ चूजन सेंटर लाइन। जो सेंटर लाइन है आपका सर्वे का, ये जैसे आपका कोई सर्वे एरिया है और इसकी ये वाली जो लाइन है मान लीजिए यह सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन। तो गाइज आपसे वो ये बोल रहा है कि कब आप क्या करते हैं कि ये जो वाली विड्थ है इनका मेजरमेंट भी करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जब जैसे रोड बना रहे हो तो रोड बनाने में आप सिर्फ सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में सर्वे कर लेते हैं, तो आप कटिंग फिलिंग जो होगी वो बता देंगे। बट अगर मान लीजिए गाइज ये आपका 8 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन ऐसा कुछ रोड है आपका, तो मतलब ये विड्थ बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आ रही है कटिंग और यहाँ पर गड्ढा आ रहा है, अब आपने बोल दिया यहाँ पर कटिंग करना है, जबकि इससे थोड़ा सा इधर जाओगे तो आपका थोड़ा सा गड्ढा आ गया है, क्लियर है, रोड में आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कहीं पर कटिंग और कहीं पर फिलिंग, मतलब आपको लेटरल सर्वे भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेटरल लेवलिंग भी निकालना पड़ेगी। वही आगे हम बोलते हैं इसी को क्या, क्रॉस लेवल लेवलिंग। क्या बोलते हैं हम? क्रॉस लेवलिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के अगर ज़्यादा विड्थ पर जा रहा हूँ, थोड़ी सी विड्थ, जैसे आपका 2 मीटर का रोड है या 4 मीटर का रोड बनाना है, मतलब जैसे प्रधानमंत्री सड़क वाले या मुख्यमंत्री, तो कितने इतने से रोड होते हैं आपके 3 से 3.5 मीटर के। तो उसमें क्या है, आपको सेंटर लाइन से सर्वे कर लेंगे तो आजू बाजू भी लगभग बराबर जमीन होगी आपकी, तो कटिंग आ रही होगी, कटिंग और फिलिंग। बट ये हो सकता है कि आपका मान लीजिए कि 10-15 मीटर रोड चौड़ा इधर है और 10-15 मीटर चौड़ा इधर साइड है आपका, तो उसमें क्या हो सकता है कि सेंटर लाइन के आसपास आपको कटिंग आ रही हो, उधर फिलिंग आ रही हो सकता है कि सेंटर लाइन के आसपास में आपको फिलिंग आ रही हो, उधर कटिंग आ रही हो। तो इसके लिए आपको क्या रिकमेंड किया गया है कि अगर आपकी विड्थ बढ़ती है तो आपको इसका लेटरल भी सर्वे करना पड़ेगा। इसके क्या करना पड़ेगा गाइस? लेटरल भी सर्वे करना पड़ेगा। तो कब? आइदर साइड अगर नॉर्मल रोड हो और उसमें 15 सेंटीमीटर, कौन सा? फॉर स्ट्रेट रोड। किसके लिए गाइस? फॉर स्ट्रेट सरफेस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है और कहीं कर्व्ड वगैरह आ रहा है, कहीं कर्व्ड आ रहा है, तो वहां पर कितना चलेगा? तो वहां पर 30 मीटर हो जाएगा, सॉरी 15 सेंटीमीटर लिख दिया है मैंने, ये 15 मीटर है, 15 मीटर। क्लियर है? और यही डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी हमारी गाइस? 30 मीटर हो जाएगी। कब? जब आपका फॉर कर्व्ड सरफेस हो। ये लिख लिया। इन कंडक्टिंग द डिटेल्ड सर्वे फॉर अ स्ट्रिप कवरिंग, स्ट्रिप मतलब ये जो विड्थ ऑन आइदर साइड, मतलब या तो इस सेंटर लाइन के इस साइड या फिर इस साइड, व्हाट शुड बी द विड्थ इन केस ऑफ स्ट्रेट स्ट्रेचेस एंड इन केस ऑफ शार्प कर्व्स। तो क्या करेंगे आप गाइस? 15 मीटर और 30 मीटर। तो ऑप्शन आपको क्लियर हो चुका है, तो ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? ए, 15 मीटर और 30 मीटर पर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत से एडवांस वाला क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, या टफ वाला। टफ मतलब किसको बोलते हैं? जो जनरल, जिस पर हम फोकस नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपकी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करने लग गए 100% आपका सिलेक्शन क्या है? फिक्स्ड है। क्लियर है गाइस? तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो, क्योंकि दोनों की ज्वाइनिंग साथ में होना चाहिए ना गाइस हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गाइस, at the end of the reconnaissance survey या phase, the selected alignment is packed by using poles of what height on which the distance between the two peaks is marked। अगर आपका, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आपका ये 2 स्टेशन हैं, तो जो पेक्स आएंगे तो उन पेक्स के ऊपर जो आपकी रेंजिंग रोड आएगी, उस रेंजिंग रोड की जो हाइट होगी, रेंजिंग रोड की जो हाइट होगी, वो हाइट कितना होगी गाइस? तो कम से कम 2 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कि 2 मीटर होना चाहिए आपका। तो एट द एंड ऑफ द रिकॉग्नाइजेंस फेज द सिलेक्टेड अलाइनमेंट इज पैक्ड बाय यूजिंग पोल्स ऑफ व्हाट हाइट ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैक्स इज मार्क्ड। तो कितना? 2 मीटर हाई। तो यह भी क्लियर है गाइस हमको। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेटिवली
फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबाउट डेटम इज कॉल्ड, जो आपका नॉन आरएल है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबाउट द डेटम इज कॉल्ड। तो पहले तो डेटम पता होना चाहिए। तो डेटम मतलब क्या होता है, जैसा रेफरेंस पॉइंट, क्या होता है, रेफरेंस, जहां से आप अपनी पोजीशन बताएं। तो इसका नॉन एलिवेशन मतलब जिस डेटम का मुझे क्या हो, एलिवेशंस पता हो कि वो पिछले वाले डेटम से कितना ऊपर नीचे है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्क। क्लियर है, 0 डेटम या फिर जैसे 100 डेटम, ये क्या कहलाता है आपका बेंचमार्क। जैसे रेफरेंस लेवल तो आपका ऐसा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, और बात करें हम डेटम पॉइंट की, डेटम पॉइंट कुछ नहीं होता है, बेंचमार्क आपका आंसर होता है। बेंचमार्क मतलब गाइज ये सरफेस है जैसे आपका वाटर सरफेस, तो ये यहां पर आपने कोई सा डेटम फिक्स कर दिया होगा। ये क्या है आपका कि डेटम या मीन सी लेवल जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं गाइस, मीन सी लेवल, मतलब आपका एज अ डेटम या फिर रेफरेंस। अब इसी से तो आप बताते हैं कि इंदौर कितना ऊंचा है, भोपाल कितना ऊंचे पर है, या दिल्ली कितना ऊपर है, कितना नीचे है। तो ये हम क्या बताते हैं, मीन सी लेवल से। तो मीन सी लेवल आपका क्या है, डेटम या रेफरेंस पॉइंट है, उससे देखूंगा मैं, किससे, इस डेटम से। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट या फिर आपका जो भी राजवाड़ा या लाल किला, एज इट इज जो भी टर्म्स हो आपके, कुतुब मीनार, ये टर्म्स क्या है कि अगर इनकी आपको पता हो कि ये हाइट इतना है, हाइट मतलब कि ये समुद्र लेवल से उतना फिक्स्ड है, तो वो क्या हो गया आपका ऐसा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो उस पॉइंट की अगर आपको क्या पता हो, पोजीशंस पता हो, जिसका आरएल पता हो डेटम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्क। उसको हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्क, मतलब ऐसा फिक्स्ड पॉइंट। और लेवल उसका हाइट बताना, वो आरएल कहलाता है। तो ऐसा फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, फिक्स्ड पॉइंट मतलब आपने फिक्स्ड कर दिया है कि अब इंदौर का सर्वे करना है तो आप बार बार मुंबई नहीं जाओगे उस डेटम लेने। वो डेटम आपका रेलवे स्टेशन पर या किसी फिक्स्ड ब्रिज या मंदिर जो फिक्स्ड होगा वहां पर, मंदिर पर आपने फिक्स कर दिया, तो उसका आरएल क्या है आपको पता है। और उसी नॉन आरएल को कभी कभी हम एलिवेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एज अ बेंच मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम गाइस हम देखें तो वो आपका है 9 जुलाई 2017 में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम देखेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है आपका 12 नंबर पर, कि गंटर्स चेन इज आल्सो नोन एज, गंटर्स चेन का दूसरा नाम क्या है। तो ये तो सभी को पता है कि गंटर्स चेन का दूसरा नाम क्या है। अब बात करें अगर हम, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में जो दिए हैं आपको, बैंड चेन, इसी को हम बोलते हैं स्टील बैंड। इसी को क्या बोलते हैं गाइस हम, स्टील बैंड। जो लिंक वाली आप चेन यूज करते हैं उसको कैरी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो अब जो स्टैंडर्ड मॉडिफाइड होकर आई है आपकी चेन, वो क्या हो चुकी है, टेप जैसी। तो जैसे चेन में आपकी 20 सेंटीमीटर्स की लिंक रहती है, वैसे ही इस बैंड चेन में आपके 20 सेंटीमीटर्स के लिंक दिए रहते हैं। बट इसको कैरी करना थोड़ा सा बहुत ईजी है उस लिंक के, क्योंकि लिंक मतलब जो है आपका चेन तो बहुत वेटी हो जाता है, आपका 8 से 10 किलो उसका वजन हो जाता है। इसके कंपेरिजन में टेप जैसा आपको इजीली कैरी कर सकते हो। तो बैंड चेन होता है, ये 5-10 मीटर में आपको अवेलेबल है मार्केट में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर हम इंजीनियर्स चेन की, तो इंजीनियर्स चेन आपको सभी को पता है गाइस कितनी लेंथ होती है उसकी। इंजीनियर्स चेन आपकी कितनी लॉन्ग होती है, तो इंजीनियर्स चेन आपकी 100 फीट लॉन्ग और लिंक 100 लिंक्स। बात करें अगर हम गाइस सर्वेयर्स चेन की, इसी गंटर्स चेन को ही मैं सर्वेयर्स चेन बोलता हूं। इसी गंटर्स चेन को क्या बोलते हैं गाइस हम, सर्वेयर्स चेन। इसी गंटर्स चेन को हम बोलते हैं सर्वेयर्स चेन। और क्या है इसका, इसकी जो वैल्यू है वो लेंथ होगी आपकी 66 फीट। कितनी होगी गाइस, 66 फीट लॉन्ग, और 100 लिंक्स होंगे। तो एक लिंक कितनी की हुई, 0.066 फीट की। और बात करें अगर हम रेवेन्यू चेन की, जो रेवेन्यू चेन होती है गाइस वो हमारी होती है 33 फीट लॉन्ग, 33 फीट लॉन्ग और 16 लिंक्स। यहाँ पर ध्यान रखें, आपसे
ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि लिंक कितनी होती है गंटर्स चेन में, सर्वियर्स चेन में कितनी होती थी, हम यहाँ पर बता सकते हैं। अभी आपसे पूछा था कि गंटर्स चेन का दूसरा नाम क्या है, तो गंटर्स चेन का दूसरा नाम क्या है गाइस, हमारा सर्वियर्स चेन। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्या पूछा गया है आपसे कि टू गेट अ वेल कंडीशनड ट्रायंगल एंगल शुड नॉट बी लेस देन, क्या पूछा गया था कि वेल कंडीशन ट्रायंगल जो चेन सर्वे में हम यूज करते हैं तो वो उसको किस क्या बोला गया है। तो वेल कंडीशन जो ट्रायंगल होता है, वेल कंडीशन की जो ट्रायंगल हो, इसके जो थीटा एंगल हो या फाई एंगल, ये बीटा हो, तो ये एंगल्स क्या होने चाहिए गाइस हमारे, कि एंगल्स जो भी हो थीटा, फाई और बीटा, इन तीनों में से जो भी कोई सा भी एंगल हो वो क्या नहीं होना चाहिए, वो आपका ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम वेल कंडीशनड ट्रायंगल। वेल कंडीशनड ट्रायंगल। और आइडियल ट्रायंगल किसको बोलते हैं गाइस, हम आइडियल ट्रायंगल बोलते हैं आइडियल वेल कंडीशनड ट्रायंगल होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और मतलब समबाहु त्रिभुज। तो ये भी ध्यान में रखें नोट पॉइंट में। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि थीटा किससे कम नहीं होना चाहिए, किससे 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू देखिए 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म्स हम ध्यान रखें, तो आंसर होगा कि वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए एंगल शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पर जाएं कि इफ द 20 मीटर चेन इज यूज्ड टू सेट आउट अ 4 डिग्री कर्व देन द रेडियस ऑफ द कर्व इज, अगर रेडियस ऑफ कर्व निकालना हो आपको, क्या दिया हो, डिग्री ऑफ कर्व 20 मीटर चेन है, तो फॉर 20 मीटर चेन के लिए अगर रेडियस ऑफ कर्व की बात करें तो कितना होती है, लगभग आपका 1146 अपॉन d फॉर डिग्री ऑफ कर्व। और अगर बात करें गाइस आप फॉर 30 मीटर चेन, तो कितना हो जाता है, यही डिग्री और रेडियस ऑफ कर्व निकालना हो तो 1719 या 1720 के आसपास अपॉन डी। तो अभी आपको दिया गया है 20 मीटर चेन है, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, 1146। तो अगर आप यहां से निकाल लेंगे r इज इक्वल टू 1146 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आएगा, लगभग आपका 4 दूनी 8 और बचा कितना 3, तो मतलब 32 और फिर बचे आपका 24, तो ये लगभग आपका 6 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका मीटर में 286.5 मीटर। तो लगभग आंसर कौन सा हो रहा है आपका, जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो ये एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गाइस कि इफ द बियरिंग ऑफ द लाइन AB मेजरमेंट फ्रॉम, नॉट फ्रॉम, फ्रॉम B towards A, इट इज नोन एज, ध्यान दीजिएगा, इफ द बियरिंग ऑफ द लाइन AB, ठीक है, जैसा बोल रहा है ऐसा कर लेते हैं ना अपन, तो इफ द बियरिंग ऑफ लाइन AB, तो ये रही लाइन AB आपका, इफ द बियरिंग ऑफ द लाइन AB मेजरमेंट फ्रॉम B to A, मतलब सर्वे आपका इस डायरेक्शन में है और आप बियरिंग कहां से मेजर कर रहे हैं गाइस, आप बियरिंग मेजर कर रहे हैं इस B पॉइंट से A की तरफ देख रहे हैं, कहां से, इस B पॉइंट से आप A की तरफ देख रहे हैं, तो ये वाला बियरिंग कौन सा कहलाता है, ये कौन सी कहलाएगी आपकी, बैक बियरिंग। क्या कहलाएगी गाइस, बैक बियरिंग। और ये टर्म्स हैं जो आपका, ये क्या कहलाएगा आपका, फोर बियरिंग। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा गाइस हमारा, बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन। क्लियर है, अगर यहां से आपसे ऐसा पूछता है कि फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB, तो क्या है, ये जैसे मान लीजिए कि थीटा, तो कितना होगा थीटा। और अगर बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB, बोलने में वो AB ही बोलेगा पर माप कहां से रहा है, B से, कहां से, B से, तो ये कौन सा हो जाएगा, जैसे ये फाई है तो ये आपने बोल दिया
फाइव। तो अभी आपसे पूछा है कि बैक बियरिंग और मतलब क्या पूछा है कि लाइन बियरिंग बताना है आपको कहाँ से, ए बी की, बट मापना आपको बी से है। तो मतलब आप पीछे पलट कर देख रहे हैं। बैक मतलब ये बैक, बैक मतलब ये फोर और ये बैक। तो आप अगर फोर की बात करोगे तो ए देख लोगे, और बैक मतलब ये पीछे वाला टर्म्स। तो इसके पास में जो एंगल होगा वही आपका बैक बियरिंग। तो आंसर क्या होगा कि बैक बियरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए अगर हम गाइस, तो क्या लिखा हुआ है कि टू द टोटल लेटीट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो ये टर्म्स भी ध्यान रखें कि द टोटल एटीट्यूड एंड डिपार्चर, मतलब लेटीट्यूड और डिपार्चर्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट लेटीट्यूड एंड डिपार्चर। किसके कंपोनेंट, जो आपकी इंक्लाइंड लाइन रहती हैं, जो लाइंस रहती हैं उसके जो कंपोनेंट, जैसे थीटा बियरिंग है, ये लाइन आपका पी है और ये ओ है, ओपी लाइन। तो इसका हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाते हैं आपके, लेटीट्यूड और डिपार्चर। वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है इसका लेटीट्यूड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका डिपार्चर कहलाता है। तो ऐसा जो आपका कॉमन ओरिजिन से हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन ओरिजिन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट टर्म्स पर जाएं अगर, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। द हॉरिजॉन्टल एंगल, ये रही आपका ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। तो इस लाइन को गाइस हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं आप ट्रू मेरिडियन। दूसरा आपसे पूछा गया है कि द एंगल बिटवीन, जैसे इसके बीच में एंगल बना दिया, इन दोनों के बीच में कोई सा ये एंगल जा रहा है, ये कुछ थीटा एंगल बन गया। ये कौन सा है आपका, मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये टर्म्स है आपका मैग्नेटिक साउथ। इनके बीच के जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है। तो आपसे पूछा गया है गाइस कि द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो टर्म्स हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं गाइस, हम मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे आपका ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो कनेक्ट कर रही है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ ट्रू मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एज अ डिक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये टर्म्स भी क्लियर है हमको गाइस। तो आंसर क्या होगा हमारा यहां पर, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ट्रू डिक्लिनेशन कुछ टर्म्स नहीं होता है, और एजोनिक लाइन और आइसोजोनिक लाइन जो ऑप्शन में दिया गया है, एजोनिक लाइंस मतलब क्या होती हैं कि जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट को, इक्वल जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट्स को जो कनेक्ट करती हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को हम बोलते हैं क्या, एजोनिक लाइंस। जीरो लाइन कनेक्टेड टू द line connected to the zero declination। जो अभी करे मतलब पिछली बार आपका एग्जाम हुआ था 2020 वाला व्यापम का, उसमें यही पूछा गया था कि एजोनिक लाइन और आइसोजोनिक लाइंस में से कौन सी आपका इक्वल डिक्लिनेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये कौन सी है, लाइन कनेक्टेड टू द जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट। और अगर हम बात करें किसकी, आइसोजोनिक लाइंस की, तो ये आइसोजोनिक लाइंस क्या होगी गाइस, ये होती है इक्वल डिक्लिनेशन। इक्वल डिक्लिनेशंस मतलब जैसे थीटा की वैल्यू है, तो ये कभी थीटा वेस्ट की तरफ हो सकता है, ईस्ट की तरफ हो सकता है। जैसे 5 डिग्री वेस्ट 5 डिग्री ईस्ट, तो 5 डिग्री वेस्ट 5 डिग्री ईस्ट, इन सभी को जोड़ने वाले लाइंस को हम क्या बोलेंगे, आइसोजोनिक लाइंस। तो हम क्या बोलेंगे गाइस इसको, आइसोजोनिक लाइंस को क्या बोलेंगे, लाइन पासिंग थ्रू द line passing through the equal declination, equal declination इक्वल डिक्लिनेशन पॉइंट्स। तो ये टर्म्स भी हम ध्यान में रखेंगे। तो अभी आपका जो आंसर है वो क्या है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एंड गाइस अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि द शार्पनेस ऑफ द कर्व इज डिजाइनेटेड बाय इट्स, मतलब जो कर्व की शार्पनेस है ये है जैसे, तो आप कैसे बताएंगे? तो मतलब शार्पनेस किसके थ्रू बताते हैं आप? नॉर्मल कोड के थ्रू नहीं बताते हैं, इंटरसेक्शन एंगल के थ्रू भी नहीं, डिग्री ऑफ कर्वेचर और टेंजेंट डिस्टेंस किसके थ्रू? डिग्री ऑफ कर्वेचर। और डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्व, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्व। तो डिग्री ऑफ कर्वेचर जो होता है गाइज वो क्या होता है? डिग्री ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस एंड इट शोज द शार्पनेस ऑफ कर्व। ये बता सकते हो ना कौन ज्यादा शार्प है, जैसे ये ज्यादा शार्प कर्व है, क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस कम है, तो जितना रेडियस कम उतना डिग्री ऑफ कर्वेचर ज्यादा रहेगा। तो डिग्री ऑफ कर्व किसके थ्रू शो करते हैं हम? डिग्री ऑफ कर्वेचर के थ्रू शार्पनेस ऑफ द कर्व। बात करें अगर नॉर्मल कोड की, नॉर्मल कोड हम प्रीवियस वीडियो जो आए हैं वहाँ पर आया हुआ है क्वेश्चन, तो एक बार आप वीडियो देख लें वो, बट फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये नॉर्मल कोड क्या होता है। तो नॉर्मल क्या होता है आपका? वन चेन लेंथ को कनेक्ट करना। क्या करना गाइस आपको? वन चेन लेंथ, जैसे ये चेन लेंथ है और ये चेन लेंथ है, इन दोनों को कनेक्ट करने पर जो कोड बनेगा या जो जीवा बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल कोड। और जनरली ये सबसे बड़ी वाली कोड होती है नॉर्मल कोड। बात करें अगर हम टेंजेंट लेंथ की, ये तो थोड़ी देर पहले प्रीवियस अभी देखा है हमने, ये जो से लाइन है आपका, इसका टेंजेंट ले लिया तो ये कहलाएगा आपका टेंजेंट लेंथ। और गाइज अगर आप यहां पर ये देखें इंटरसेक्शन लिखा गया है, इंटरसेक्शंस क्या होगा कि अगर दो टेंजेंट लाइंस को आप कनेक्ट कर दें तो वहां से जो इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शंस बन, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल आई। ये क्लियर है? और नॉर्मल कोड भी क्लियर है, टेंजेंट डिस्टेंस भी क्लियर है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? शार्पनेस होती है डिग्री ऑफ कर्वेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनेगा इस हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको कि द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस विद अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ विल फॉर्म अ लाइन कंटिन्यूअस अराउंड द अर्थ एंड दैट द पोर्शन ऑफ लाइन इज कॉल्ड द लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं उसको? ये है आपका लेवलिंग वाले पोर्शन से या लेवलिंग वाले टॉपिक से क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस विद अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यह है अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का सेंटर है। फिर क्या बोला गया है आपसे? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ विल फॉर्म लाइन कंटिन्यूअस अराउंड द अर्थ सरफेस। मतलब इससे पैरेलल, अगर आप सरफेस के पैरेलल, क्या दिखा? इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस। इंटरसेक्शन मतलब इससे नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन आप किससे? उसके सेंटर से नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसको बोलते हैं, मतलब जिनका सेंटर एक हो पर अलग अलग रेडियस के अगर आप सर्कल बनाएं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंसेंट्रिक सर्कल। तो गाइस अगर आप कंसेंट्रिक सर्कल बनाएं तो हर एक जो सरफेस आएगी वो कौन सी होगी? आपकी कर्व्ड सरफेस। तो यही बोल रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस विद द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ विल फॉर्म लाइन कंटिन्यूअस अराउंड द अर्थ। उसके ऊपर जैसे समुद्र की जो लेयर्स हैं पानी की, तो सभी क्या है आपकी? लेवल्ड सरफेस। उसके ऊपर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप या स्विमिंग कर रहे हैं तो आप एक लाइन या पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो लाइन कौन सी होगी? दैट पोर्शन इज ऑफ लाइन इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? उसको हम बोलते हैं एज आपका लेवल लाइन। हॉरिजॉन्टल किसको बोलेंगे? इसका टेंजेंट पोर्शन, किसका? इस हॉरिजॉन्टल लेवल्ड सरफेस का जो टेंजेंट होगा, इसके जो टेंजेंट होंगे इनको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो सरफेस होगी, ये सरफेस क्या कहलाएगी गाइस? आपका लेवल सरफेस। और लाइन होगी तो लेवल लाइन कहलाएगी। क्लियर है? प्लम्ब लाइन मतलब वर्टिकली जब आप इस मार्कर को गिराएं, इस पॉइंट को गिराएं, तो जिस डायरेक्शंस को पाथ करें इसी को हम ग्रेविटी लाइन बोलते हैं, इसी को प्लम्ब लाइन या इसी को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्लियर है? और बेस ऑफ सर्वे जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो बेस लाइन जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? चेन सर्वेइंग में। तो अभी यहाँ पर उसका कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द लाइन ऑफ साइट जनरेट्स अ वर्टिकल प्लेन व्हेन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब था इसलिए इसको व्यापक हमने डिलीट कर दिया है, बट फिर भी हमसे पूछा गया है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि द लाइन ऑफ साइट जनरेट्स अ वर्टिकल प्लेन व्हेन
लाइन ऑफ साइट कौन सी होती है आपका, कि डायाफ्राम के सेंटर से और ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर से जो आपकी लाइन पास होती है, ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर से और आपकी जो आई पीस के पास में डायाफ्राम रहेगा, उन दोनों के सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जनरेट्स ऑफ वर्टिकल प्लेन व्हेन कब होता है, कि जब आपका वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पैरेलल तो होगी नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, एक दूसरे के क्या होंगे, ये वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। किससे होंगे गाइज, परपेंडिकुलर। तो वर्टिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यहां पर भी यही दिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये दोनों में ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा था कि क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। क्लियर है। और यहाँ पर थैंक यू टू एवरीवन, यहाँ पर आपके ये सर्वेइंग के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अपनी प्रिपरेशंस में मदद करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू टू एवरीवन।